इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना एक चैलेंज था। इस हद तक बात आ गई थी कि इस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया जाए, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, रिसेशन बहुत बढ़ गई है, डॉलर की कीमत बहुत ऊपर जा चुकी है, सीमेंट सरिये की कीमत बहुत ऊपर जा चुकी है। एक तरफ ये चैलेंज था कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये फैसला किया, क्योंकि ये आज के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ये अगले 40-50 साल के जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट है कि आइंदा के लिए जो ट्रैफिक, जो पॉपुलेशन कराची में बढ़ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसे प्रोजेक्ट बनाने जिससे आपने ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी को ज़्यादा ईज़ करना है। लोगों को आपने इस तरह के प्रोजेक्ट्स देने जिससे वो फ्यूचर में भी जो है वो आसानी से अपनी जहाँ पे उन्होंने सफ़र करना है उन सफरी सहूलियात को बेहतर कर सकें। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरह के प्रोजेक्ट में 90% जो अखराजात हैं वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं। जो रोलिंग स्टॉक है बसेस, उस पर अखराजात कम होते हैं। तो उन सारे चैलेंजेस के बाद इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू किया गया और अब लोग देख भी रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ ये वाकई काम हो रहा है। तो इस बीच में जो काम नहीं हो सका उसमें भी, या जो डिले हो सका उसमें भी कोई बदनीयती या सुस्त रवि नहीं थी, सिर्फ वो चैलेंजेस थे जिसको उन चैलेंजेस को देखकर जो है उसमें फैसला करना था। तो हुकूमत सिंध जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट्स को जो है वो खुद सुपरवाइज कर रही है और आप देख रहे हैं। और अभी भी मैंने जिस सेक्टर पर आप खड़े हैं, ईद से पहले मैंने उनको कहा है, ईद से पहले जो साइड वाली सड़कें हैं जहाँ पे लोगों को सब दुश्वारी हो रही है उनको कंप्लीट कर लिया जाए और यहाँ से लेके आगे कौन सा एरिया, ये चौरंगी, बिल्कुल चौरंगी तक ईद से पहले ये सारा जो है आपको दोनों साइड जहाँ पे अभी नज़र आ रहा है कि जहाँ पे इस वक्त रोड टूटा हुआ है वो बेहतर हो जाएगा और बिल्कुल उसकी रिजिड पेमेंट हो जाएगी। तो हम आगे भी इसको पूरे प्रोजेक्ट को, हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसको कम से कम जो यूनिवर्सिटी रोड वाला इलाका है इसको हम क्लियर करें। सिर्फ बीच में 2.7 किलोमीटर का एक रास्ता है जो कि K4 की ऑगमेंटेशन की वजह से वहाँ पे पाइपलाइन डल रही है। उन्होंने हमें टाइम दिया कि अप्रैल में वो हमें वो इलाका देंगे। तो जैसे ही अप्रैल में वो जो 2.7 किलोमीटर का रास्ता है वो भी ठीक हो जाएगा तो फिर जो है हमें आसानी होगी। इस वक्त कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ी तादाद में चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और कराची के लोगों को जो सबसे बड़ी सहूलत है वो शाहराह भुट्टो की, वो मार्च में, एंड ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में वो थ्रू, अभी तक कायदाबाद तक है, फिर आगे तक जो है वो M9 तक वो थ्रू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एक सहूलत होगी जो हमारी ट्रैफिक के इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बड़ी सहूलत है कराची के शहरियों के लिए कि उनकी एक तो ट्रैफिक डाइवर्ट भी बहुत हो जाएगी और जो इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस हैं वो हमारे काफ़ी रिजॉल्व होंगे। इसी तरीके से काफ़ी अंडरपासेस पे काम चल रहा है। इसी तरीके से जो है वो हुकूमत सिंध जो है वो KMC के ज़रिए भी रोड बनवा रही है और हुकूमत सिंध FW के ज़रिए भी रोड बनवा रही है, ताकि हम चाह रहे हैं कि जो भी अंदरूनी सड़कें उनको भी ठीक किया जाए। तो इस वक्त मैसिव तौर पर कराची की डेवलपमेंट हो रही है और बड़े पैमाने पर जो है वो जो इंतज़ामिया है वो काम करिए। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का वो दिन रात लगा हुआ है। मेयर कराची पर्सनली जो है वो दिन रात एक प्रोजेक्ट को विज़िट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो पूरी इस वक्त इंतज़ामिया हुकूमत सिंध की वो हर डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट को फोकस करके बैठी हुई और हमें अंदाज़ा है कि चैलेंजेस हैं कराची में और उसको हल करने के लिए ही वाहिद हल जो है वो मेहनत है, वो सब मेहनत करें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो आपके बाकी इदारे हों, वाटर बोर्ड, तमाम इदारे कराची को बेहतर सहूलियात देने के लिए और वहाँ के सिविक इश्यूज़ को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जी मायूसी फैलाई जाए, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि इस पर भी पॉलिटिक्स किया जाए और इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की, ठीक है। कहीं कमी कोताहियाँ हमसे ज़रूर हुई होंगी, उसको हम डिनाई नहीं करें, लेकिन नीयत बिल्कुल ठीक है और जो टारगेट है वो हुकूमत सिंध का यही है कि हर हाल में हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें
ताकि लोगों की ज़िंदगी को हम आसान बना सकें। और यही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो हर हाल में इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगी, ताकि लोग खुद देख सकें कि जी हमें किस तरीके से वो हमें सहूलियात वो मुयसर हो रही हैं। तो इसी मद में और भी कुछ सिंध भर के दूसरे ज़िला में भी डेवलपमेंट काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हम जो डेवलपमेंट में है वो जो सारे चैलेंजेस को वो दूर करें। कॉमन कॉरिडोर बन रहा है दुबई से लेकर आगे जामा क्लास तक, उसकी अगर हम देखते हैं कि जिस अंदाज में वहाँ काम हो रहा है और जिस तरह से जिस डिले टाइम के साथ यहाँ काम हो रहा है, तो लगता है कि वो पहले मुकम्मल हो जाएगा, ये बाद में मुकम्मल होगा। लेकिन ये मंसूबा बहुत पहले शुरू हुआ था। कोई एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि वो अक्टूबर में मुकम्मल कर लेंगे। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं कि ये कब मुकम्मल? लेकिन वो बहुत छोटा पैच है, ये एक बहुत बड़ा चल। अभी तो उसमें आपने हमारे डेपोज बनने हैं, अभी हमारे जो यहाँ पे स्टेशंस बनने हैं, बहुत बड़ा काम। हमने तो इनिशियली ये कहा कि हम इस कॉरिडोर को रिजॉल्व कर लें, ताकि सब लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। अभी भी आप देख रहे हैं कि अगर ट्रैफिक स्लो जा रहा है तो नैरो रोड है और रोड को बनना है। तो पहले तो हमने इस कॉरिडोर को जो कॉरिडोर को तैयार कर दिया, जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे कॉरिडोर तैयार है। अब जो साइड लेन है, जो साइड वाले रोड हैं, उसको हम पहले कंप्लीट कर लें ताकि यूनिवर्सिटी रोड को हम थ्रू कर लें। हमारी प्रायोरिटी ये है कि मैंने जैसा कहा कि बाकी हम एंड ऑफ मार्च में कंप्लीट करें। अप्रैल में हमें 2.7 किलोमीटर वो मिलेगा वाटर बोर्ड वाला, उसको हम कंप्लीट करें मतलब जून तक, तो हम ये मेन कॉरिडोर में निकल जाएं। फिर लोगों को ये कम से कम परेशानी नहीं होगी कि अब हमें इस रेड लाइन की वजह से किसी की ज़िंदगी अजाब में। फिर चैलेंज होगा कि रेड लाइन बनेगी कब, जो आपका सवाल है। रेड लाइन बनाने के लिए मैंने कहा कि इस वक्त डेपोज पे भी काम हो रहा है, हमने ज़मीन अक्वायर कर ली। हमारे पहले डेपोज में हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे। हमारे पास डेपोज की पोजीशन के शुरू में चैलेंजेस थे, हमें आपको भी पता है कि हमें डेपो की पोजीशन नहीं मिल रही थी, फिर हमने उनको रीलोकेट किया। फिर हमारे पास बीच में सिविल एविएशन के चैलेंजेस थे, फिर हमारे पास यूटिलिटीज़ के चैलेंजेस थे। वो जो चैलेंज चलते रहे, तब आपके जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इन्फ्लेशन का चैलेंज था। और इन्फ्लेशन किसी एक प्रोजेक्ट पे नहीं आई है, पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट पे वो इन्फ्लेशन जितनी आई है उतनी ही आई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स के कुछ ज़्यादा उन्होंने ओवर अपनी बिलिंग रखी हुई, तो उनको हमने नेगोशिएट किया और हमने उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ नेगोशिएशन के बाद हुकूमत के बचाए हैं, सेव किए हैं। तो क्योंकि हम या तो एक था कि हम किसी की ब्लैकमेलिंग में आके आंख बंद करके उनके बिल्स अप्रूव कर देते, जो सबसे आसान तरीका था। दूसरा था कि नहीं, हम एक एक चीज़ को चेक करें और फिर उसे चेक करने के बाद चीज़ें आर्बिट्रेशन तक भी गई। मतलब जो एक हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल एक चीज़ें थी कि जी कुछ आर्बिट्रेटर्स थे, उन्होंने फैसले भी किए जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के हक में थे। उन फैसलों के बरअक्स हमने उनसे नेगोशिएशन की कॉन्ट्रैक्टर से, ताकि हम गवर्नमेंट के पैसे बचा सकें। और ये जितना प्रोसीजर हुआ है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है। उसमें हम कहते हैं दुनिया के जिस इदारे ने भी आके वो देखना है, उसको हम जाके दिखाने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमने उस प्रोजेक्ट को भी चलाना था, तो उसको चला रहे। तो अभी पहले ये यूनिवर्सिटी रोड और ये आपका जितना भी जिना एवेन्यू, ये सारा क्लियर आपका हो जाएगा 2-3 महीने में। उसके बाद BRT में मजीद टाइम लगेगा, हो सकता है उसमें मजीद 1-1.5 साल लग सकता है। सर ये सवाल ये है कि टोटल कितने स्टॉप्स बनेंगे रेड लाइन के, और जैसे टोटल कितने स्टॉप्स बनेंगे स्टॉप्स, ठीक है, वो भी बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ सर, बड़ी ज़बरदस्त है कि रेड बसेस चल रही हैं, ग्रीन बसेस चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त है। लोग तारीफ भी करते हैं, उस पर सफ़र भी करते हैं, और वो जो सफ़र है वो सिंध हुकूमत और बिलखुसूस आपकी जो काविश है उस पर एतमाद का मसला है। लेकिन सर ये बताइएगा कि जो अभी भी जो रिवायती बसें चल रही हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में मिनी बस हो गई, कोचेज़ हो गई, वो अभी भी लोगों की खतरात, जानों की खतरात कितने हैं, उनको कब तक बंद कर दिया जाएगा? और ये CNG रिक्शास कब तक बंद हो जाएंगे? देखिए जी, CNG रिक्शास और बस सर ये जैसे आपको पता है कि कोर्ट के कहने पे चल रही है। स्टेशंस की आपने बात की, रीडिज़ाइनिंग हुई है, नए सर उसके नंबर आएंगे। पुरानी बसों की बात की, जैसे जैसे हम नई बसें लेके आ रहे हैं, अभी भी हमारी नई बसें जो हैं पिछले कुछ 2 महीने से कस्टम हमारी रोक कर बैठा हुआ है। और उस पर मैं अभी बात शायद हमें उम्मीद मिली है कि हमें करेंगे, जो ड्यूटी कैपेसिटी वाइज पंजाब गवर्नमेंट को देनी चाहिए उतनी ही सिंध गवर्नमेंट को देनी चाहिए। हमें शिकायतें हैं, मेरे सेक्रेटरी साहब साथ खड़े हुए हैं, कि पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने शायद कोई 1%, हाँ सर, 1% चार्ज किया, हमें उन्होंने कोई 17-18% चार्ज किया है कस्टम की। अब उसको हम देख रहे हैं। हमने उनको कहा कि जी हमारी स्पेसिफिकेशन बसों की वही है जो पंजाब ने मंगाई हैं। वो एक हमारा अलग लड़ाई चल रही है, कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है।
तो या तो कस्टम किसी एक जगह गलत है, या हम गलत हैं कि जी हमारी स्पेक्स गलत है, हम उनको ही एक बात बोल रहे हैं, या कस्टम एक जगह पे गलत है, या वो पंजाब से कम ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, या हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब कोई ना कहीं एक जगह पे तो वो भी गलत है। वो हमारी अलग चीज़। हालांकि वो बसेस जो है कब की जो है वो 2-3 महीने से जो है वो वहाँ पे पोर्ट में खड़ी हुई है, और हम लोग रोज़ाना लेटर लिख लिख के हम वो उनसे कर रहे हैं जी। और हमने FBR से भी कहा है कि जी बराए मेहरबानी एक कानून चलाओ, अगर वही कैपेसिटी है, अगर हमारी बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 100% हमारी बात ठीक है, लेकिन जब तक हम जहाँ तो हमें मेरे अफसरान ने बताया है कि जी सर वो वही स्पेसिफिकेशन है, तो अगर वही स्पेसिफिकेशन है तो जितनी ड्यूटी पंजाब गवर्नमेंट ने भरनी है उतनी मैंने भरनी है। अगर स्पेसिफिकेशन में फर्क है तो वो हमें वहाँ के सबूत कितनी बसें हैं सर वो जो कस्टम ड्यूटी के वाले? वो काफ़ी बसें हैं जी। सियासी मामला जी जी जैसे डेडलाइन मनसूबा आपने कहा कि कभी रुकावट आती है, इसकी लागत भी बढ़ गई, तो ये ऑपरेशन इमरान में भी कहाँ था रुकावटें? आप देख रहे हैं कि ये कभी बात बनती हुई नजर आती है, उसकी रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट आप क्या देख रहे हैं? उस पर सर काइंडली सूबाई मालियाती कमीशन मेरे ख्याल से गालिबन उसकी नोटिफिकेशन भी हो गया है, तो उसको कब उसका DRO और वो कब से देना शुरू करने की पूछा मेरे इस बारे में। देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, देखिए मुझे नहीं पता वो कब रिहा होंगे, लेकिन रमज़ान का बाबरकत महीना है। एज ए इंसान उनकी सेहतियाबी के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए और इमरान खान की बड़ी उम्र के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो उनके आँख का मसला है वो भी हल हो जाए और जो भी उनके मसाइल हैं वो हल हो जाए। जहाँ तक उनकी रिहाई की आपने बात की, देखिए रिहाई उनके अपने हाथ में है और रवैयों पर है। एक तो जो PTI के अंदर मेरे ख्याल से जो एक वो सब अभी तक रेस में है कि जी कौन आगे जाए, वो लीडरशिप की रिहाई पे फोकस कम है। हर कोई अपनी इंटरव्यूज़ में और अडियाला के बाहर आके सबको पता है कुछ नहीं होना, मुलाकात नहीं होनी, रोज़ाना वहाँ पे तमाशे लगाना, वो कर उनका अपना ज़ाती मसला है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बेहतर है कि वो लोग फोकस रहें उनकी रिहाई के लिए। और जिस तरीके का जो सबसे बड़ी मैं चैलेंज समझता हूँ, जो कि सबको बुरी लगती है, और वो है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और बाहर दुनिया में बैठकर PTI के हवारी जिस तरीके से इदारों को निशाना बनाते हैं, मुख्तलिफ लीडरान को निशाना बनाते हैं और बदतमीजी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, इसको अगर बेहतर कर दे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ये मेरा उनको मशवरा है। पता नहीं कि इनकी कितने लोग ये सुन रहे हैं। सिर्फ अपनी लैंग्वेज को जो चॉइस ऑफ वर्ड्स को आप इम्प्रूव कर लें, ठीक है ना। आप इख्तलाफ हर एक से कर सकते हैं, इख्तलाफ करना जमहूरियत का सबसे ज़्यादा बड़ा हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ में अगर आप गालम गलोच दे दो, लोगों की फैमिलीज को गालम दे दो, गालियाँ दे दो, उनके बच्चों को गालियाँ दो, और बहुत गिरी हुई हरकत। कभी कभी तो सिर्फ वो सोशल मीडिया की ब्रिगेड नहीं, वो बड़े बड़े एंकर्स को मैं देखता हूँ, बड़े बड़े नाम और अपने आप को जो यहाँ पे नेशनल मीडिया बैठे थे, वो इस तरह की जब बिलो द बेल्ट बातें कर रहे होते, मतलब उनको क्या किसी चीज़ का कोई शर्म वो नहीं होती कि भाई आप किसी की फैमिलीज़ के लिए बातें कर रहे हो, किसी के बच्चियों के लिए बातें कर रहे हो, तो क्या आपको मतलब एक सेल्फ वो चीज़ नहीं आती यार मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसी बात। मैं एक तो सोच कैसे सकता हूँ, चलो अगर उस तरह की गिरी हुई सोच है भी सही, तो आप कह कैसे सकते हैं पब्लिक के लिए। तो मतलब ये गंदी सोच की अक्कासी, थोड़ा इसको अगर इम्प्रूव कर लें, थोड़ा मैं कहता हूँ, तो इनकी काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। सिंध के विरहाङे वारे मामले ते गवर्नर साहब रात चयो आहे त हीअं हल्की फुल्की मौसीक़ी आहे, इहा हलणु घुरिजे हिते, ऐं कुझु कोन कंदो, मूंखे ज़रूरत पई मां डॉक्टर फारूक सत्तार खे मैदान ते लाई। अच्छा सर, हिन में इहो बि एड कजो त एक आइनी घर जेको आहे उन में सियासी जेके अञा ताईं ॻाल्हियूं हलनि देखो वो बातें हो चुकी हैं काफ़ी, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कल इससे पहले 2 दिन पहले मैंने असेंबली में बात की थी कि जी गवर्नर हाउस का एक तकद्दुस है, एक आइनी इदारा है, और गवर्नर हाउस का काम होता है कि जी आप वफाक और सूबे के बीच में हम आहंगी को पैदा करें। जो इसका जितना मैंने थोड़ा बहुत कानून पढ़ा हुआ है उसकी मैंने वहाँ पे इस तरह की कंट्रोवर्शियल मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में भी। और जहाँ तक ये फारूक सत्तार की गुफ्तगू, और ये देखें ये फारूक सत्तार आपको पता है कि मतलब जो उसका सियासी पिछले 2-3 साल का करियर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो खुद बेचारा मिस्किन आदमी है, तो वो इतनी बातें करे जितनी जो है उसको कहते हैं कि अपने लेवल पे बात करे फारूक सत्तार साहब, और उसको ना
वो खालिद मकबूल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे, ना उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे। मैंने सुना है कि आज शायद दोनों की सुलह हो गई है। अच्छा, हाँ, मुझे पता चला, अच्छी बात है कि दोनों की सुलह हो गई है। तो खैर ये भी अल्लाह ताला उनको, रमज़ान का महीना हम तो खुश होंगे कि सारे लोग आपस में बन के रहें, तो ये भी बन जाए, अच्छी बात है। अच्छा सर, एक डेडलाइन के हवाले से बताइएगा कि बायोगैस प्लांट बनना था, इसका क्या हुआ और क्या डिजाइन? बायोगैस प्लांट में थोड़ी डिज़ाइन की तब्दीली है, उसकी RFP इसी महीने हो जाएगी, इसी महीने उसकी भी RFP शुरू कर देंगे, फिर उसको भी काम शुरू हो जाएगा। वफाक ने आपसे वादा किया था गवर्नर से की तब्दीली के हवाले से, मैं किशोरी साहब की तब्दीली नहीं कह रहा, गवर्नर से नए गवर्नर से लाने के हवाले से आप कहेंगे कि वक्त आ गया है कि अब वफाक अपना वादा पूरा कर ले? देखिए जी, बहुत सारे वादे वफाक ने किए थे और मैं समझता हूं कि वफाक ने जो वादे किए थे, वफाक के वादे नहीं थे बेसिकली, वो दो पार्टियों के बीच में बातें थी। तो दो पार्टियों के बीच में जितनी भी बातें हुई हैं, अब उसमें कितनी इम्प्लीमेंट हुई हैं, कितनी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, वो PMLN की लीडरशिप को सोचना चाहिए कि क्या क्या बातें उन्होंने तय किए थे और क्या क्या बातें उन्होंने अभी तक पूरी की हैं। बस इतनी सी बात। थैंक यू जी। आखिरी बात, अभी जैसे आपने कहा कि अगर उनका सोशल मीडिया बिके, तो इसको रोकने के लिए आपने अरबों रुपए का वर्ल्ड लगाया था, जो कि नवजुमा का काम हुआ, उसको बंद करना था। तो वो क्रिकेट मजबूत का ये इनका हुकूमती इक़दाम। देखिए जी, जो फेडरल गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट लगाए उसका मकसद ये था कि जी कोई ऐसी गलत चीज़ ना आए, या आपकी जो अहम साइट्स वगैरह जो हैं वो कोई इस तरह हैक ना कर ली जाएं, उसके अलग महरक़ात थे। जहाँ तक चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात है, वो लैंग्वेज जो है ना वो अपने हाथ में। अब मैं भी आप बात कर रहा हूँ ना, आप मेरे ख्याल से कोई ना कोई चैनल लाइव दिखा रहा होगा, हाँ, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात बोल दूँ चॉइस ऑफ वर्ड पे ना, तो कितने लोगों के लिए एम्बेरसमेंट होगी, उस चैनल के लिए भी एम्बेरसमेंट होगी। वो तो मुझे खुद फैसला करना है ना कि मैंने किन अल्फाज का चुनाव करना है। तो PTI का सोशल मीडिया का विंग या जो भी चीज़ें हैं, वो चॉइस ऑफ वर्ड्स पे मेरी बात होती है। भाई आप इख्तलाफ करें, आपको बुरा बोलना है, आप बुरा भला बोलें, लेकिन आप इखलाक से गिरी हुई हरकतें ना करें। ये ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली उनको उनकी लीडर की तरफ से हुई और उसको एप्रिसिएशन मिलती थी। मतलब बाकी पार्टियों में कम से कम हमने अपनी पार्टी में देखा, हमें डिस्करेज किया जाता था अगर हम किसी से को कोई गैर मौजूद बात कर देते थे। यहाँ गैर मौजूद से ज़्यादा बातें की जाती हैं और ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। देखिए, अखलाकियात का आपका इख्तलाफ किसी से हो सकता है, अखलाकियात का दायरा जो है ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जितनी मुखालफत करें, जो चीज़ें करें, लेकिन आप अगर किसी को बिलो द बेल्ट बात करोगे तो मतलब आप अपने लिए लाइफ टाइम के लिए उसके जो है लिए आप चीज़ करोगे। मेरी गुजारिश होगी PTI के तमाम लोगों से कि आप बिल्कुल आपको अपने इख्तलाफ रखें, अपने लीडर के साथ मोहब्बत करें, उनकी रिहाई के लिए कोशिश करनी है आप कोशिश करें, लेकिन उस सिलसिले में आप लोगों को जो है गालम गलौज जो है वो ना करें। थैंक यू जी।